नमस्कार। पिछले विचार विमर्श में हमने राजनीति और धर्म से परे सच्ची देशभक्ति की बात की थी। हाँ बिल्कुल। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। बात करेंगे इग्नाइटेड माइंड्स के अध्याय 6 ज्ञान समाज पर। द नॉलेज सोसाइटी। सही। समझने की कोशिश करेंगे कि ये ज्ञान आखिर कैसे किसी देश को मजबूत बना सकता है, विकसित कर सकता है। शुरुआत एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत गहरी तमिल सोच से करते हैं। तिरुकुरल में कहा गया है, बुद्धि विनाश को रोकने वाला हथियार है। ये एक ऐसा अंदरूनी किला है जिसे दुश्मन तोड़ नहीं सकते। क्या बात है। और ये अध्याय मतलब इसी नींव पर खड़ा है कि प्राचीन भारत असल में एक बहुत उन्नत ज्ञान समाज था। हाँ था तो। बिल्कुल। देखिए, बाहरी हमलों और फिर गुलामी ने बेशक हमारी संस्थाओं को, हमारे सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाया। हाँ वो तो है। लेकिन उस विरासत को, उस समझ को फिर से पाना आज भारत के विकास के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये चैप्टर उसी रास्ते की बात करता है। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं, समझते हैं। सबसे पहले ये ज्ञान जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है क्या असल में? क्या ये सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई या इन्फॉर्मेशन है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब इसी बात पर जोर देती है कि ज्ञान का दायरा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ किताबों से नहीं आता। अच्छा। हाँ, ये अनुभव से आता है, हमारी समझदारी, हमारी बुद्धि से आता है, हुनर से आता है। हाँ, स्कूलों में, कॉलेजों में, लाइब्रेरियों में तो मिलता ही है, लेकिन ये हमारे शिक्षकों के पास है, कारीगरों के पास है, हकीमों, वैद्यों के पास है, दार्शनिकों, संतों, यहाँ तक कि घर संभालने वाली महिलाओं के पास भी आप देखें तो अनमोल ज्ञान का भंडार होता है। सही कहा। हमारी विरासत, परंपराएं, कहानियां, हमारा पर्यावरण, गांव, मतलब ज्ञान हर जगह है। हर जगह। बस उसे पहचानने की, उसकी कद्र करने की जरूरत है। और दुनिया भी इसी ज्ञान के महत्व को समझकर बदली है ना। समाज का जो ढांचा है वो बदला है। एकदम सही। देखिए, दुनिया पहले कृषि समाज थी, जहाँ मेहनत, शारीरिक श्रम सबसे जरूरी था। फिर आया औद्योगिक समाज, जहाँ तकनीक, मशीनें, पूंजी का मैनेजमेंट अहम हो गया। और अब हम हैं ज्ञान समाज के दौर में। यहाँ ज्ञान, नॉलेज ही सबसे बड़ा, सबसे प्राइमरी रिसोर्स है। तो भारत के लिए इसका क्या मतलब हुआ? भारत के लिए इसका सीधा मतलब है कि हमारे पास जो ये इतना बड़ा और अलग अलग तरह का ज्ञान का भंडार है, उसका कुशलता से, स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना होगा, ताकि हम हेल्थ में, एजुकेशन में, ऐसे जरूरी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ सके। मतलब सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ज्ञान को बनाना, उसे लगातार बढ़ाना और फिर उसका सही इस्तेमाल करना, यही किसी देश को असल में ज्ञान समाज बनाता है। तो फिर इस ज्ञान समाज को बनाने के लिए किन मुख्य बातों पर, किन स्तंभों पर ध्यान देना होगा? देखिए, किताब दो मुख्य स्तंभों की बात करती है। हाँ। पहला है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, गवर्नेंस, इन सब में ऐसे सुधार लाना जिनसे रोजगार बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े और गांवों तक खुशहाली पहुंचे। अच्छा। और दूसरा स्तंभ है धन निर्माण, वेल्थ क्रिएशन, और ये हमारी अपनी देश की क्षमताओं पर आधारित होना चाहिए। इस बारे में टिफैक, मतलब टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, उसने कुछ खास एरिया पहचाने हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था, जैसे आईटी, बायोटेक। बिल्कुल, आईटी, बायोटेक, स्पेस टेक्नोलॉजी, मौसम का अनुमान लगाना, आपदा प्रबंधन, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन। अरे हाँ, टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन तो आजकल बहुत अहम हो गए हैं। बिल्कुल। और साथ ही हमारी पारंपरिक जानकारी पर आधारित तकनीकें, सर्विस सेक्टर, इंफोटेनमेंट, मतलब जानकारी और मनोरंजन का मेल। और आईटी इन सबको जोड़ने का काम करता है। हाँ, आईटी एक तरह से वो धागा है जो इन सब को पिरोता है, इन सब को आपस में जोड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो लक्ष्य सिर्फ ज्ञान समाज बनना नहीं है, बल्कि एक कदम आगे जाकर ज्ञान महाशक्ति बनना है। हाँ बिल्कुल। और जब हम ज्ञान महाशक्ति की बात करते हैं, तो एक तीसरा पहलू और जुड़ जाता है, ज्ञान सुरक्षा। ज्ञान सुरक्षा? अच्छा, ये क्या है? इसका मतलब है अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क, अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को साइबर हमलों से बचाना। ओह हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। बिल्कुल। साथ ही अपने बौद्धिक संपदा अधिकार, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनकी रक्षा करना, और जो हमारा सदियों पुराना ज्ञान है उसे सहेज कर रखना, उसका संरक्षण करना। इसके साथ एक और बात समझनी होगी, रोजगार का पैटर्न बदल रहा है। कैसे? खेती में नौकरियां कम होंगी, जबकि सर्विस और नॉलेज इंडस्ट्री में बढ़ेंगी। तो हमें इसके लिए बहुत सारे ट्रेन्ड लोग चाहिए होंगे। और एक चुनौती
जिसका जिक्र हमेशा होता है, गांव और शहर के बीच का बड़ा फासला। हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसे कम करने के लिए किताब में पुरा का जिक्र है। पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज, मतलब गांव में शहरों जैसी सुविधाएं देना। अच्छा, ये कैसे होगा? बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए अच्छी सड़कें, टेलीकॉम, इंटरनेट, इनसे गांवों के क्लस्टर्स को आपस में और शहरों से जोड़ना, ताकि वहां भी रोजगार पैदा हो। बिल्कुल, ताकि शहरों जैसी सुविधाएं और मौके गांव तक पहुंचें। एक रिंग रोड जैसे मॉडल का सुझाव भी है, जो कई गांवों को मिलाकर एक तरह का वर्चुअल शहर बना दे। ये तो वाकई बहुत दूर की सोच है। किताब में कुछ कमाल के उदाहरण भी दिए हैं। हाँ, है ना। जैसे सी सुब्रमण्यम जी, जो 90 साल के थे और दूसरी हरित क्रांति का सपना देख रहे थे, या एन महालिंगम जी 80 की उम्र में 5000 साल पुरानी तमिल लिपियों पर रिसर्च करना चाहते थे। सच में लगता है दूरदर्शी लोग कभी बूढ़े नहीं होते। बिल्कुल। और रतन टाटा जी का वो इंडिका कार बनाने का जज्बा ये दिखाता है कि भारत दुनिया से मुकाबला कर सकता है। हाँ, वो स्वदेशी क्षमता का एक बड़ा सबूत था। और अजीम प्रेम जी और विप्रो की कहानी, मेहनत, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और साथ में समाज की भलाई, इस तरह से भी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। और इन सब उदाहरणों में एक बात कॉमन है, आपने ध्यान दिया? क्या? मुश्किलों के बावजूद हाईटेक हासिल करने की इच्छा शक्ति, कंपटीशन की भावना, नेटवर्किंग का हुनर और सबसे जरूरी युवाओं के प्रज्वलित मन, इग्नाइटेड माइंड्स। एग्जैक्टली, प्रज्वलित मन। तो ये प्रज्वलित मन ही असली चाबी है। बिल्कुल, जैसे महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है ना, कि जब आप किसी महान उद्देश्य, किसी असाधारण परियोजना से प्रेरित होते हैं, तो आपके सारे विचार अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं। आपकी सोई हुई शक्तियां, क्षमताएं, प्रतिभाएं सब जाग जाती हैं और आप खुद को उससे कहीं ज्यादा महान पाते हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। वाह! राष्ट्र को कौन महान बनाता है? उसके लोग ही तो बनाते हैं। और प्रज्वलित मन ये इस धरती पर सबसे शक्तिशाली संसाधन है। हमारे देश के करोड़ों मन वो एक ऐसी ताकत है जिन्हें बस जगाने की जरूरत है। तो संक्षेप में कहें तो इस अध्याय का निचोड़ यही है कि भारत को अगर एक विकसित राष्ट्र बनना है, एक ज्ञान महाशक्ति बनना है, तो उसे अपने पुराने और नए दोनों तरह के ज्ञान के विशाल भंडार को पहले तो पहचानना होगा, फिर उसे सुरक्षित रखना होगा और फिर उसका सही इस्तेमाल करना होगा। और ये सब मुमकिन कैसे होगा? हमारे लोगों से, खासकर हमारे युवाओं के प्रज्वलित मनों से। असली बदलाव की चिंगारी वहीं से आएगी। सही कहा। लेकिन अब एक बड़ा सवाल मन में आता है, इन सभी ताकतों को, ये ज्ञान, ये तकनीक और ये करोड़ों प्रज्वलित मन, इन्हें एक साथ कैसे लाया जाए? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। इन्हें एकजुट कैसे किया जाए? इसी महत्वपूर्ण सवाल पर हम अगले विचार विमर्श में बात करेंगे, जब हम अध्याय 7 गेटिंग द फोर्सेस टुगेदर को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, उस पे बात करना बहुत दिलचस्प होगा।